किया था टिल वेयर? हमने 13 तक सॉल्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तक वी हैड सॉल्व्ड। वेट, हाँ, लेट मी 13 के आगे मैंने सॉल्व किया 27 तक और उसमें मुझे क्लियर डाउट्स हैं। एक मिनट, लेट मी ओपन दैट डीबीपी। हाँ, सो हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था, देन 14th ऑनवर्ड्स। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 14, एनी डाउट? तो क्वेश्चन 22 बी में डाउट है। ओके, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक पूरा क्लियर है, राइट? आंसर्स लिखे हुए हाँ, हैं पूरा। क्लियर है। आंसर और उसका लॉजिक दोनों चेक कर लिया है ना? 22 बी में डाउट आ रहा है मुझे। हाँ, 22B पे आता है, अप टू 21 एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, ठीक हाँ, है। नॉट ओनली आंसर, उसका जो लॉजिक वगैरह वो पूरा साथ में चेक करते जाना, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ अभी इसमें एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 19B है, 19B को कैसे सॉल्व किया आपने? 19 बी को हाँ, मतलब रेगुलर जैसे होता है वैसे ही अ, इसमें जैसे साइज मतलब बी बी प्लस वाला ना, बी प्लस एंड बी। हाँ, बेरिलियम हाँ, प्लस एंड बोरोन प्लस, तो हाउ डू यू सॉल्व दैट? जैसे ये बी जो जी स्टार डी एफ आई इंक्रीज लेफ्ट टू राइट इससे सॉल्व किया। सो यू आर सेइंग रेगुलर ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व किया। हाँ, सो रेगुलर ऑर्डर के साथ सॉल्व किया। एक मिनट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, लेट मी सी। बोरोन प्लस, एक्चुअली इस तरह से सीरीज चलती है ना, लिथियम देन बेरिलियम देन बोरोन। 1:2s1 और 1:2 नहीं, तो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से ही जम जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन वाइज अगर देखेंगे तो बेरिलियम प्लस यहाँ पे आएगा कहीं और हाँ, बोरोन प्लस इधर आ जाएगा, एक एक पोजीशन इनकी शिफ्ट हो जाएगी। सो हाँ, नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि इसमें इसके अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS1 और इसके अंदर NS, और ये NS2। ठीक है। हाँ, और लेफ्ट टू राइट वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती वैसे भी है, हो गया है। हाँ, ठीक है। तो ये तो दोनों से ही सॉल्व हो रहा है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लस में नहीं इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ दोनों में से कैसे हाँ, सॉल्व लॉजिक किया। यही रेगुलर ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर मींस ये तो दोनों सेम पोजीशन मतलब पे यहाँ है। पे ऐसे हो जाएगा ना कि जी स्टार एन हम लोग साथ में रख देंगे उसको। साथ में रख देंगे मींस? मतलब एन के बाद ओ ऐसे होता है ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ ठीक ठीक है, है। तो व्यक्ति रख के और फिर मतलब हाँ, लेफ्ट टू राइट जो जैसे होता है। वेट ठीक है, वेट, आई मीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बट मतलब जैसे उसका होता है तो नहीं, ये लेफ्ट मैंने टू राइट समझा। आप जाओगे कैसे, ये तो एक ही पोजीशन पे है ना, यू कैन नॉट मूव लेफ्ट टू राइट ना, इट हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कैन नॉट बी हाँ, देयर ना, राइट? शैलेंद्र भैया, बस बढ़िया सर, कैसे हैं? और वॉक पे जा रहा हूँ जरा। और क्या चलो, हाल है आपके? ठीक ठाक है उधर? हाँ एकदम परफेक्ट। ठीक है, एन चलो तो डिफरेंट होता है ना। एंजॉय। हाँ, एन, एन मीन नहीं जेड, प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो हाँ, ना? जेड हाँ, जेड नो हाँ। नो नो, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट इसके अंदर कर ही नहीं पाओगे। सो द पॉइंट इज कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें सीधे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है ना। जेड होता है हाँ। हाँ, तो बस उससे सॉल्व हो जाएगा ये। सो द लॉजिक कैन नॉट बी लेफ्ट टू तो राइट, इट राइट इज, साइड। हाँ इट इज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड दैट्स इट, इट विल बी सॉल्व्ड इजीली। Na प्लस और नियॉन में कैसे किया, सोडियम प्लस एंड नियॉन में? सोडियम प्लस और नियॉन में मतलब ये एक्चुअली मैंने इसको ऐसे ही रखा कि मतलब पीरियोडिक टेबल में होता कैसे है फिर मतलब जी को लेके किया था। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे वो एक मतलब Na तो अगले पीरियड में आ जाता है बट उसको सेम मतलब लेवल पे रख के फिर। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा इसमें भी, सिंस दे आर आइसो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ना। और हाँ, ये वाला कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 18 इसके ऊपर वाला, इट इज टॉकिंग अबाउट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, इसको मैंने लिख लिख के किया ऐसे मैं दिखा देती हूँ। नहीं, वैसे ही बता दो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ,
तो मतलब आखिर में जो गैलियम है, ठीक है, उसके लिए I4 होता है, मतलब हम लोग रिमूवल फ्रॉम d ऑर्बिटल कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इजीली एक रिमूव हो रहा होता है, जर्मेनियम में इजीली 4s1 वाला ऑर्बिटल रिमूव हो रहा होता है। नहीं देखो सबसे इम्पोर्टेंट, 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन वेट रिमूव हो रहा होता है। वेट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आस्किंग यू द लॉजिक, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने प्रोसीड कैसे किया है, क्योंकि वो अगर प्रोसीडिंग बिल्कुल राइट होगी ना तो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी सही रहेगा, प्रोसीडिंग गलत होगी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं। सो सी इन एनी ऑफ दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस इन अक्रॉस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका सबसे पहले पोजीशनिंग, सबसे स्टेप वन ही यही है, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, देन इफेक्टिवली इट, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पहले ही क्लियर किया हुआ है, वी विल टॉक अबाउट रिएक्टेंट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, राइट, रिमेंबर, है ना। तो रिएक्टेंट में फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब गैलियम +3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना और जर्मेनियम +3 में से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो सबसे पहले तो मैं इसको पीरियोडिक टेबल में जब रीड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा, राइट। अब व्हेन आई स्टार्ट रीड्रॉइंग इट इनटू द पीरियोडिक टेबल, तो बेसिकली इसकी जो पोजीशंस आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगे। द इजियर वे की पोजीशन कहाँ पे है आप ये देख लो, गैलियम +3 वहीं कहीं आएगा जहां बोरोन +3 होगा। बोरोन +3 के नीचे आएगा ना, ग्रुप तो सेम ही रहेगा ना, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, तो गैलियम +3 बनेगा, तो बोरोन +3 अगर मैं बना देता हूं तो उसी के नीचे घूम रहा होगा ना कहीं। गॉट इट ना, राइट। तो नाउ द पॉइंट इज कि बोरोन +3 कहाँ पे होगा, बोरोन +3 के पहले आते हैं लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है और फिर आपका बोरोन आता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है NH0 NP0, बोरोन +3 यहाँ कहीं घूम रहा होगा हीलियम के पास में, राइट ना, सही है ना। ओके, सो ये हीलियम के पास में कहीं घूम रहा होगा, जर्मेनियम +3 पीछे कहीं आ चुका होगा। सो द पॉइंट इज कि इसके अंदर तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, गॉट इट। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर एक जगह एक मिनट, जर्मेनियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दिस इज NH2 NP2 ना, जर्मेनियम +3 NH2 NP2, हाँ, NH2 NP2। तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूँ इसमें से -3 इलेक्ट्रॉन, तो ये NS1 में घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। वेट, लेट मी जस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे एक टिपिकलिटी है, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, दिस इज 3s2 3p2, राइट। this 3s2 3p2, so there should be a problem यहाँ 4s2 4p2, sorry, हाँ सॉरी, राइट, 4s2 4p2, so 4s2 4p2 दो इलेक्ट्रॉन्स तुमने यहाँ से निकाले, सो इसमें से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करता हूँ तो दिस विल बी 4s1, राइट, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हो जाएगा कि वहाँ तो फुलफिल्ड है और यहाँ पे केवल एक सब शेल फिल्ड है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अभी यू वाज आस्किंग, नीचे हैं, सो यू वाज आस्किंग 22 का पार्ट बी, 22 के पार्ट बी, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज द स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, बोरोन बेरिलियम एंड Cl, सो लिथियम बेरिलियम बोरोन एंड, तो बोरोन बेरिलियम एंड क्लोरीन यहाँ कहीं आएगा, फ्लोरीन होगा और फिर इधर कहीं Cl घूम रहा होगा, ओके। सो which has the, yes, so boron, okay, and Cl, बोरोन और बेरिलियम में से तो खैर इन दोनों में से बोरोन का लेसर होता ही है, तो ये पीछे चला ही जाएगा, सो और ये ग्रुप, हाँ ठीक है, तो नॉन मेटल आयनाइज, हाँ ठीक है, सो मिनिमम तो मेरे हिसाब से बोरोन होगा इसमें, दिस शुड बी मिनिमम, इसमें कोई डाउट है?
मैक्सिमम इसके बाद बोरॉन में मिनिमम क्यों होगा? बोलोन मिनिमम इस वजह से होगा, पी का शेल कंप्लीट हो रहा होता है ना, तो मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, कंप्लीट हो रहा है। हाँ मिनिमम की बात करें, पर मिनिमम बोरॉन क्यों होगा? सीएल नीचे है ना। हाँ एक पीरियड सी, अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर आता है अगेन एग्जैक्ट, तो इसके अंदर डेटा से ही बता सकते हैं इफ यू आस्क मी द एक्यूरेट आंसर। बट ऐसे क्वेश्चन वो लोग जेई मेंस में बहुत बार पूछते हैं, जेई एडवांस में तो नहीं पूछते इतना। इसके अंदर सॉल्व ऐसे करते हैं कि आपका जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा यहाँ पे, अब दो चीजें हैं कि आप टॉप टू बॉटम में जा रहे हो और डाउन द ग्रुप में जा रहे हो, राइट। अब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, सही है। तो अब आप ये देख लो कि कौन सी साइड में मूवमेंट ज्यादा हुआ, अच्छा राइट। तो अगर सीएल में देखेंगे तो इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो पीरियड वाइज बहुत ज्यादा हो रहा है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। पीरियड वाइज ज्यादा हो रहा हाँ, है। और डाउन द ग्रुप तो एक ही नीचे आए हो, राइट, दैट इज वन। सेकंड, मैंने तो दूसरे हिसाब से बताया था, वो थोड़ा हायर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। मैंने तो इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व किया था कि बेरिलियम और बोरोन में से अगर मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन है, ये क्लियर है, राइट। इसके बाद मैंने ये देखा कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरीन, एक्चुअली अब मुझे डिसाइड करना है बेरिलियम वर्सेस क्लोरीन, इफ यू आस्क मी, राइट। बेरिलियम बोरोन तो डिसाइड हो ही गया। देन आई सॉ कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल में से तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत मुश्किल होता है। वो एक ही बात है, मतलब मैं बहुत हाईली मूवमेंट ले चुका हूँ पीरियड में, तो राइट साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल मिलता है ना, उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा होता है। तो Cl से Cl प्लस बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, और बेरिलियम से बेरिलियम प्लस तो वैसे भी बनेगा ही, क्योंकि कैटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो अल्टीमेटली। तो दैट्स हाउ आई थॉट कि बेसिकली ड्यू टू वेरी हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन तो हो जाएगा, निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो उससे मैंने जज किया कि ये ग्रेटर होगा, राइट। वो सेम ही चीज है जिसको मैंने पहले कहा था कि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट बहुत ज्यादा ले लिया तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो अपने आप आने वाला है, राइट। बट अगर यही आप मुझसे बेरिलियम और ब्रोमीन में पूछोगे तो फिर मैं नहीं बता सकता हूँ, अच्छा, बिकॉज अब वो टॉप टू बॉटम भी मूवमेंट अच्छा खासा हो गया ना, अच्छा, तो वो फिर डेटाबेस में इफेक्ट हो जाएगा, उसके बिना नहीं बता सकते, तो वो ये आपसे पूछेंगे भी नहीं, अच्छा, ओके, राइट। हाँ, टॉप टू बॉटम मूवमेंट कम था, पीरियड के अक्रॉस ज्यादा था। हाँ, टॉप टू बॉटम सिंगल मूवमेंट है, पीरियड के अक्रॉस 4-5 मूवमेंट्स हैं। इफ आई मूव फ्रॉम बेरिलियम टू क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट तो बहुत सारा मूवमेंट हो गया ना, बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट निकल गए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो 1 2 3 4, राइट। हाँ, और कोई डाउट? और सीएल यहाँ पे ज्यादा लार्ज हो गया। हाँ, मतलब बेरिलियम बोरोन का तो पहले से क्लियर था ही, तो बोरोन तो पीछे चला ही गया था, राइट, है ना। बोरोन यहाँ आ गया था, उसके बाद में बेसिकली डिसीजन मुझे बेरिलियम और सीएल में से लेना था। हाँ, तो मिनिमम सी में भी अप्लाई हो जाएगा, सेम सी में, सी में, सी अगला क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने हिंट में वही लिखा हुआ है ना, पीरियड डिफरेंट डोमिनेंस ऑब्लिक ग्रुप डिफरेंट डोमिनेंस। अच्छा, इसका मतलब ये है। हाँ, अच्छा, ठीक है, क्लियर। फिर क्वेश्चन 23 का डी वाला, मेटल फॉर्म स्टेबल बाय वेरी हैलाइड ऑफ एच। बाई वेरी नहीं है, बाइनरी है, एन की जगह वी प्रिंट हो गया है वहां पे। ओके, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। I1 और I2 दी हुई हैं कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है। नाउ मतलब बाकी मैंने फिगर आउट कर लिया, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैच द फॉलोइंग था तो आखिरी वाला मतलब उससे मैच हो गया, 3 से मैच हो गया, बट मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, मेटल दैट फॉर्म्स स्टेबल बाय वेरी हैलाइड वो क्या होता है? मेटल दैट फॉर्म्स स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फॉर्मूला AX2 थर्ड 3, नहीं 3 तो बड़ा काम का है, वो तो मतलब वो मैच करने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये देखो कि उसके I1 और I2 के अंदर इसमें भी सब्सटेंशियल डिफरेंस तो है ही। अब एक मिनट पूरा ही देखते हैं, रिएक्टिव मेटल हो गया, रिएक्टिव नॉन मेटल हो गया और नोबल गया। अच्छा, आपने ABC कैसे सॉल्व किए, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चंस बाद में आएंगे, तो एक बार लॉजिक क्लियर कर लेते हैं। तो नोबल गैस से तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसी की होगी, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन मेटल की होती है, ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्टिव मेटल की हो जाएगी, रिएक्टिव मेटल की सबसे कम होगी। एक मिनट, यू आर सेइंग कि अगर नहीं तो लॉजिक गलत है। फर्स्ट वाला तो ठीक है कि नोबल गैस है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज फाइन विद मी।
I1 काफी स्ट्रॉन्ग है उसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाता है। हाँ ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला नोबल गैस तो समझ में आ गया मुझे। इसके हाँ। बाद व्हाट वी आर सेइंग कि ए रिएक्टिव मेटल इज टू, नहीं यूज ऐड की, इसके बाद में उससे लेसर रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। नहीं, उसका रीजन ये नहीं है, आपको दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी इसके अंदर, बिकॉज अगर उस हिसाब से आप सॉल्व करोगे देन 1680 एंड 3380, देखो ये इस तरह का पार्ट होगा। स्क्रीन को थोड़ा आगे लगाना दो मुझे। फर्स्ट वाला तो ठीक है, नोबल गैस में तो हाईएस्ट I1 सबसे आई एम फाइन highest विद। होगा, हाँ, तो उसके अंदर तो आई एम फाइन विद दैट कि नोबल गैस में हाईएस्ट I1 है। अब इसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे ना, यू हैड टू चूज कि रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल और मेटल दैट फॉर्म्स अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ फार्मूला X2। तो देखो इसमें ऐसा था कि रिएक्टिव मेटल, देन रिएक्टिव नॉन मेटल, और वो जो AX2 बनाते हैं। एंड इनफैक्ट इट इज सेइंग मेटल है, ये भी क्लियर कर दिया इसने। और जो A है वो भी मेटल है। इसने मुझे ये बताया कि A इज मेटल एंड दिस D इज आल्सो मेटल, राइट। ये इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास में अवेलेबल है। अब आपके मेटल्स होते कहाँ कहाँ पे हैं? फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप, तीन ही जगह होते हैं। फोर्थ से तो नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, इवन इन सेकंड पीरियड कार्बन शुरू हो जाता है वहां से तो, राइट। तो इसका मतलब A एंड D हैज टू बी फ्रॉम 1A, सेकंड ए और थर्ड ए। अब ये जो तीन ऑप्शंस थे मेरे पास, इसमें से 1A, 2A और 3A, इसमें भी 3A तो यहाँ पे वैसे ही गायब हो गया, क्योंकि 3A इज बोरोन। बोरोन BCl2 नहीं बनाएगा, BCl3 बनाएगा, बिकॉज BF3 होता है, वैलेंसी 3 होती है ना उसकी। ट्राइवेलेंट, डाइवेलेंट तो कैसे भी नहीं है। मोनोवेलेंट कुछ केसेस में हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डाइवेलेंट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये तो नहीं बनाएगा, तो अब 1A और सेकंड ए बचा। अब 1A और सेकंड ए सिमिलर एलिमेंट याद कर लो, लाइक लिथियम एंड बेरिलियम, राइट। तो अब इसको चाहिए बेरिलियम, इसको सेकंड ए वाला ही चाहिए, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 बनेगा, LiCl2 तो बनेगा नहीं। तो ये वाला तो सेकंड ए का होना चाहिए, ये इसने खुद ही बता दिया मुझे, राइट। अच्छा, अब इट इज आस्किंग मी, तो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि भाई ये तो सेकंड डे का ही मिलेगा इसको, यहाँ क्लैरिटी आ गई मुझे। अब रिएक्टिव नॉन मेटल, तो रिएक्टिव नॉन मेटल की अगर ये बात कर रहा है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये NOF वाले ग्रुप के ही हो सकते हैं, मतलब सिंबल लिख रहा हूं मैं, इसी ग्रुप के हो सकते हैं। और वो भी रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो मोस्टली इस साइड के होने चाहिए। जितना राइट साइड में होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा ना उसका, राइट। तो नाउ इसका भी मुझे एक ब्रॉड क्लैरिटी है। अब आते हैं ए के ऊपर। इट इज टेलिंग मी कि रिएक्टिव मेटल है ये, तो रिएक्टिव मेटल है अगर ये, तो फर्स्ट है और सेकंड है, इसी में से कोई ना कोई होना चाहिए, सही है ना, राइट। ओके, अब हम देखते हैं। अब हमारे पास में जो सी था वो तो नोबल गैस ऑलरेडी जा चुका है, तो ऑप्शन है ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से फर्स्ट तो ऑलरेडी गायब है। मुझे चूज करना है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से, क्लियर, राइट। अब जब मुझे सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से चूज करना है, तो सबसे पहले मैं ये I1 के बेसिस पे तो डिसाइड ही नहीं करूंगा। अब आप ये देखो, क्योंकि उसने I2 इसीलिए दिया हुआ है, के बेसिस पे नहीं डिसाइड करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं है। अब तो उसने I2 इसी वजह से तो दिया हुआ है। मेरे पास दो चीजें बिल्कुल सामने सामने मैच कर रही हैं। आप रिएक्टिव मेटल को डिसाइड करना स्टार्ट करो इसमें। सो व्हेन यू स्टार्ट चूजिंग फॉर द रिएक्टिव मेटल, देन यू कैन सी इट हियर कि आपके पास में एक चीज क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड डे का होना चाहिए, राइट। और फर्स्ट ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट ए ग्रुप का है। वो इस वजह से क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाँ। है ना। और वो फर्स्ट ए में होता है क्योंकि वहाँ NS1 और फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, राइट। तो यहाँ से मेरा नंबर 2 जजमेंट ये रहा कि रिएक्टिव मेटल सेकंड वाला होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू सेकंड, दोनों चीजों की वजह से कि ये एक तो जो ए था वो मुझे फर्स्ट और सेकंड डे में से ही चाहिए था,
और जो सेकंड वाला है उसके अंदर I1 I2 में लार्ज डिफरेंस है। तो I1 I2 में अगर सेकंड वाले में लार्ज डिफरेंस है, इट हैज टू बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप ओनली। भाई आपका 520 और यहाँ पे ये क्लैरिटी तो 100% श्योर है ना कि अगर 520 और 7300 है, राइट, तो ये फर्स्ट ही है ना। और अब आप यहाँ पे देख लो, आपका सी वाला तो ऑलरेडी आंसर आ चुका है, नोबल गैस है, राइट। हाँ। जो बी है और डी है वो फर्स्ट है, हो ही नहीं सकते। बी एंड डी कैन नॉट बी फर्स्ट है ना, वो तो डिसाइडेड ही है। ये तो सेकंड है, डिसाइडेड है, और बी वाला तो बहुत आगे चला गया। तो ये जो ए है, इट हैज टू बी फर्स्ट ए ग्रुप। क्लियर? तो मेरा सेकंड आंसर आया ये वाला। तो अब मेरा ए चला गया, सी चला गया, अब मेरे पास बी और डी का डिसीजन लेने के लिए टाइम है, ठीक है, राइट। अब बी और डी का डिसीजन लेते हैं। देखो, अब व्हेन आई टॉक अबाउट बी एंड डी, यहाँ पे मैं I1 से डिसाइड करूंगा सीधे सीधे कि भाई जो नॉन मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड डे वाले से तो ज्यादा ही होगी। NOF तीनों की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से तो ज्यादा ही होती है, राइट ना। तो अब आप ये ले सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्थ वाला है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी I1 जिसका ज्यादा है, वो रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि रिमेनिंग यही बचा था ना। क्लियर? इसके बाद तो जो रह गया वो है ही अपने पास 900 वाला, सेकेंड डे में। क्लियर हो गया पूरा सीक्वेंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24th का ई वाला, 24th का लास्ट वाला पार्ट, विच हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, तो मतलब एनी और एफ, तो एफ होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स एफ आंसर गलत दिया हुआ है वो तो। वो तो क्लोरीन है मैक्सिमम, मतलब सेकंड हाईएस्ट है, मैक्सिमम तो Cl की होती है। हाँ, और बताओ। ठीक है, बस इतना ही है। 25th कैसे किया? 25th लिख के किया, मतलब इसमें बताओ कैसे किया। दिया भी हुआ है आंसर, तो वो एक मिनट मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराने डीबीपीज हैं, इनके बहुत एरर्स करेक्ट नहीं हुए थे, तो देखूं कुछ एरर है क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कॉपर इज 123, ओके, एंड जिंक इज -87। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कॉपर 123 है और जिंक का -87 है, और इसको एक्सप्लेन करना है कि वाई। ओके, तो जिंक में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इट डजंट हैव एनी रिपल्शन एज इट गोज इनटू p ऑर्बिटल, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन एडिशन में रिपल्शन होता है। हाँ, तो जो रीजन लिखा हुआ है इसमें, in case of zinc when electron is added, it doesn't has any repulsion because it goes into p orbital। हाँ, सही है ना, तो साइन रिवर्स होने चाहिए ना। अरे ऊपर जो क्वेश्चन में साइन दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं, वहाँ -123 होना चाहिए, यहाँ पे +87 होना चाहिए। भाई आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आगे जिसकी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करना आसान होता है ना। मतलब जो आपको साइन दिए हुए हैं वो डेल्टा एच ईजी के दिए हुए हैं, राइट ना। क्योंकि अगर नीचे रीजन लिखा ही हुआ है कि भाई जिंक में इलेक्ट्रॉन एडिशन में कोई रिपल्शन अगर नहीं मिल रहा है तो जिंक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी ना। तो यहाँ तो कम दिखाई दे रही है, समझ में आया? तो वो साइन करेक्ट करो उसके, जिंक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +87 होती है, उसकी -123 होती है। या तो उधर EA के बजाय डेल्टा एच ईजी कर लो, वो भी एक ही बात है। ठीक है। 26 कैसे किया? Alkaline earth metals have almost zero or positive electron affinity as NS2 orbitals are already filled। मतलब NS2 orbitals होते हैं ना, तो मतलब NS2 होता है इसमें। एक मिनट पहले मुझे देखना, why all the electron affinity or alkaline method are positive और zero। हाँ, तो क्वेश्चन गड़बड़ है ना, ये सब एरर्स हैं जो जनरली हर जगह बुक्स में मिलेंगे। क्वेश्चन ही गलत है, ना पॉजिटिव होता है ना जीरो होता है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव ही होगा, डेल्टा एच ई पॉजिटिव होगा। सो द क्वेश्चन इज रॉन्ग, करेक्शन कर लो, ना पॉजिटिव है ना जीरो है, ये इज नेगेटिव। वो तो मैंने जानबूझ के इसमें करेक्शन करवाए भी नहीं थे, क्योंकि ये और डेल्टा एच ई की डिस्क्रिपेंसी क्लियर रहनी चाहिए ना। ये बहुत सारी बुक्स में मिलेगा ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ जो गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो, मतलब वो भी जीरो तो खैर होगा ही नहीं, जीरो तो वी जस्ट से इट समटाइम, जैसे कुछ फ्रेजेस या ईडीएम्स कहते हैं ना कि यार बहुत कम है उसका, तो वो जीरो तो केवल एक, सबसे पहले तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो उसमें भी ये पॉजिटिव नहीं है, डेल्टा एच ये पॉजिटिव है, ये इज नेगेटिव ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ 27th क्या है, considering the basis of electron affinity only is it possible for alkali metals to form an anion where I represent this। हाँ लगा। अच्छा आप लैपटॉप से अटेंड करते हो लेक्चर? आईपैड से। अच्छा ओके। सो हाँ तो 27 तो क्लियर है, ठीक है वो तो नहीं, बट स्टिल द क्वेश्चन अराइजेस, एक मिनट रुको, नहीं 27th क्वेश्चन का जो आंसर है वो जानबूझ के गलत दिया हुआ है, बड़ा डिसेप्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा नो, नहीं हो पाएगा। See, the question is asking, question has been asked in a very different essence। अगर आप ये वर्ड हटा दो ना यहाँ से, considering the basis of electron affinity only, ये हटा दो, खाली क्वेश्चन इतना रखो, is it possible for alkali metals to form an ion, then it is right, answer is true। बट ये पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंसीडर करो, सो इट मींस डू नॉट कंसीडर एनीथिंग एल्स, राइट है ना। और अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंसीडर करता हूं तब तो बेसिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव आने वाली है। एक मिनट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वेट सॉरी, हाँ नहीं यहाँ तो ठीक है, वो सेकंड डे के लिए होता है एक्चुअली, यहाँ तो फर्स्ट डे दिया हुआ है ना, नहीं ठीक है फिर तो हो जाएगा। फर्स्ट डे ग्रुप में तो ऐड कर सकते हैं ना, फर्स्ट डे ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव नहीं होती ना, वो तो पॉजिटिव ही होती है। मुझे लगा सेकंड डे दिया हुआ है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं मैंने सेकंड डे पढ़ लिया था, सेकंड डे ग्रुप अगर यहाँ पे होता तो नो हो जाता। सेकंड डे में नेगेटिव होती है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाँ फर्स्ट डे में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डे में तो ऐड हो ही सकता है, हाँ ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट डे में तो मतलब वैसा कोई फैक्टर नहीं है ना कि हैवीली नेगेटिव होगी या बहुत इनफिजिबल प्रोसेस होगा, वैसा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो रेगुलर ऑर्डर है। फर्स्ट डे तो रेगुलर ऑर्डर में आता है ना, इट डजंट हैव दैट मच स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल है वो तो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फिर तो यस आ जाएगा आंसर। सेकंड डे होता तो नो होता इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट इज विच इज, और इसमें भी अगर वो यहाँ पे आपसे ये तो पॉसिबिलिटी पूछा है 27 में, इस क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी पूछ सकता है, कंसीडरिंग द बेसिस ऑफ ये ओनली इज इट फिजिबल, तो फिर इसका आंसर नो हो जाएगा इवन इन फर्स्ट है, क्योंकि फिजिबल तो नहीं है, मेटल्स है ना, मेटल का एनायन बनाना फिजिबिलिटी तो नहीं होती है। हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं होगी, बट बहुत फेवरेबल थोड़ी होगी। मेटल अगर एनायन बनाएगा तो डेल्टा एच बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती है। सो अगर वो यहाँ पे फिजिबिलिटी पूछता है देन फिजिबिलिटी इज नॉट देयर, पॉसिबिलिटी इज देयर, मतलब आई कैन नॉट से कि इट इज इम्पॉसिबल, वो तो फोर्सफुली मैं एनर्जी बाहर से इम्पार्ट करके करवा ही सकता हूँ ना रिएक्शन, राइट। सो बट द रिएक्शन वुड बी हाईली एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्बिंग वाली रिएक्शन होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा। 28 तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गया, तो चलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ लेते हैं पहले। हाँ ठीक। हाँ सो लेट्स स्टार्ट नोइंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसके मेरे पास लेक्चर स्लाइड्स थे ना, कहाँ तक हो गए थे ये भी देख लेता हूँ जरा मैं, एक मिनट, तो 57 पे आ गए।
हाँ, okay. You can see the screen now, right? So electron negativity, G कहते हैं वैसे इस सिंबल को, CHI, इटालियन सिंबल है, कैपिटल X के जैसा दिखाई देता है. This is the symbol of electron negativity. Electron negativity is clearly defined as a relative electron attracting power towards a shared pair of electron. So when it comes shared pair of electron, it clearly comes कि electron negativity can be measured in combined state only. इस प्रॉपर्टी में और पहले जो 2-3 प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. पहले की तीनों प्रॉपर्टीज में आइसोलेटेड गैसियस एटम हुआ करता था, राइट? और यहाँ पे इट इज कंपल्सरी कि अगर कंबाइंड स्टेट में नहीं होगा देन आई कैन नॉट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट? सेकंड इज इट्स अ रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, सो इट डजंट हैव एनी एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? रिलेटिव है कि किसकी पावर ज्यादा है किसकी कम है, तो इसी वजह से एक स्केल के ऊपर डिफाइंड होती है ये बेसिकली, राइट? इसका एक स्केल होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अलग अलग स्केल्स होते हैं, पॉलिंग स्केल, मोलिकुलर स्केल, राइट? सो बिकॉज जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रॉपर एनर्जी की वैल्यू है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, राइट? यहाँ पे ये रिलेटिव वैल्यू है. नीचे मैंने यहाँ पे देखो बनाया भी हुआ है, ए और बी कंबाइंड स्टेट में है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया मैंने, बीच में पूरा कोवेलेंट बॉन्ड शो कर दिया. ये इसका मिडिल पॉइंट है. इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए. आई एम अज्यूमिंग दैट एंड देन इस साइड में चलेगा ये. क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ स्केल टू मेजर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. अभी स्केल्स की बात की थी हमने, तो स्केल्स आएंगे. बिफोर दैट लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी एंड देन यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है. वही रेगुलर जो फैक्टर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, तो वही चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना. तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम कम होगा. क्लियर? अच्छा, अब स्केल्स टू मेजर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज पॉलिंग स्केल. अभी ये जो पॉलिंग स्केल है, इसके अंदर इट वाज फर्स्ट डिफाइंड दैट let electron negativity of fluorine be equal to 4.0 which is maximum in the periodic table. left to right और top to bottom का intersection fluorine है ना, फ्लोरीन है, राइट? तो फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होनी है पीरियोडिक टेबल में. नोबल गैसेस की तो होगी नहीं, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे नहीं, राइट? तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी दैट वुड बी ऑफ फ्लोरीन. उसको पॉलिंग स्केल में डिफाइन किया गया कि आप इसको 4 एज्यूम कर लो और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका कैलकुलेशन हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज अ रिलेटिव वैल्यू ना. यस, राइट? तो पहले ये एज्यूम किया गया, इट्स एन एज्यूम्ड वैल्यू. 4.0 एब्सोल्यूट वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो इट्स एन एज्यूम्ड वैल्यू ऑन पॉलिंग स्केल कि आप इसको 4 एज्यूम कर लो, फिर इसके रेस्पेक्ट में बाकी सबका कैलकुलेशन करते जाएंगे. क्लियर? ओके. सो इसके बाद इसको तो 4 एज्यूम किया, फिर पॉलिंग स्केल में ही, ये पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू x से डिफरेंस xb. अभी मैं इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट पूरा नहीं देख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्न पे बेसिकली ये एक दो जो फॉर्मूले हैं सेपरेटली आपको बता दूंगा. इसके कैलकुलेशन वगैरह कभी वो करवाते नहीं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल होती है. इस वजह से वो क्या मतलब वो जो डेटा आएगा ना वो नैनोमीटर्स वगैरह में आएगा, तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन कभी नहीं आता, बट स्टिल फॉर्मूला वगैरह हम सेपरेटली देख लेंगे. राइट नाउ इसकी पीरियोडिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, x से डिफरेंस xb is equal to 0.208 square root of delta, where delta is somewhere related to the bond energies of A2, B2 and AB. मतलब अगर मुझे A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, x से डिफरेंस
फ्लोरीन को ही ले लूंगा तो x से डिफरेंस 4.0, मतलब 4 और इसका जो भी डिफरेंस इधर होगा, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होंगे A2 तो एज इट इज ही रहेगा, B2 के बजाय F2 आ जाएगा और AB के बजाय AF आ जाएगा। समझे? मतलब एक एलिमेंट में फ्लोरीन को ले लूंगा और उसका जो डेटा रख करके बॉन्ड एनर्जी के डेटा मुझे स्पेक्ट्रोस्कोप से अवेलेबल होंगे, ये सारे बॉन्ड एनर्जीज के डेटा यहाँ पे रखूंगा। अभी डेल्टा का भी मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, यहाँ पे भी एक्सपांशन लिखूंगा मैं, A2 माइनस B2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है, वो मैंने अभी इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन। अभी मैंने केवल सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिया है कि डेल्टा इसकी बॉन्ड एनर्जीज से कैलकुलेट होगा, A2 B2 और AB का, और x से डिफरेंस x भी। तो एक एलिमेंट में फ्लोरीन ले लूंगा, दूसरा कोई भी जो भी एलिमेंट आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट करना है उसको रख लीजिए, उनके रिस्पेक्टिव बॉन्ड एनर्जी के डेटा स्पेक्ट्रोस्कोप से अवेलेबल होंगे, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल इन द पीरियोडिक टेबल। एंड वी कैन नॉट कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ दोज एलिमेंट जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा मेरे पास में, राइट? सो द ए कैन नॉट बी द नियॉन। अभी आप मुझे कहोगे कि नियॉन, तो अब नियॉन का बॉन्ड एनर्जी का डेटा कहां से लाऊं? ना तो Ne2 बनेगा ना NeF बनेगा, राइट? तो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो नहीं कैलकुलेट होती, वो मतलब उसको बस इतना कहते हैं कि इट हैज वेरी वेरी एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट ना, राइट? वो तो फोर्सफुल फॉर्मेशन करना पड़ेगा ग्रेटर देन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनर्जी देकर के। क्लियर? अच्छा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ये बड़ी काम की टेबल है। इसके अंदर जो सबसे पहले तो आपको ये वाला जो पार्ट है ये आपके काम में आएगा। जिसके ऊपर मैंने ब्लॉक बनाया है, इसको याद भी रख लो, याद रखना बहुत आसान है। लिथियम से लेके फ्लोरीन तक फॉर्चुनेटली पॉलिंग स्केल बहुत मेजरली यूज भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके जो नंबर्स आते हैं ना वो बेसिकली बड़े ही बहुत इजी टू रिमेम्बर है। 1 से लेकर के 4 तक है एट द डिफरेंस ऑफ 0.5, सो 1 1.5 2 एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली। क्लियर? इसके बाद में दो चीजें याद रखने वाली थी, एक तो ये याद रखने वाली चीज है, सेकंड इधर है पेयर्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू, वो इधर लिखे हुए हैं मैंने। फॉस्फोरस तीन ही है, फॉस्फोरस पूछते रहते हैं क्योंकि ये फॉस्फोरस हाइड्रोजन है, कार्बन सल्फर आयोडीन है और नाइट्रोजन और Cl है। अच्छा, तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद में ये सेकंड थिंग हो गई रिमेंबर। थर्ड थिंग बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है बट याद रख लोगे तो और कंफर्टेबल हो जाओगे आगे के बहुत सारे ऑर्डर्स और कैलकुलेशन में। वो मैंने ऐसे किया कि बेसिकली जैसे फॉस्फोरस हाइड्रोजन है, इनका वैल्यूज भी अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्बन फॉस्फोरस हाइड्रोजन 2.1 पे होता है, कार्बन सल्फर आयोडीन इज 2.5 और नाइट्रोजन और Cl इज 3.0। अच्छा, तीन ही पेयर्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज याद रखने से मुझे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ये 2.1 था और ये 1 था, इसके बाद अब जैसे F तो 4 था ही, Cl का अगर मुझे पता है नाइट्रोजन और Cl 3.0 होते हैं और आयोडीन का अगर मुझे पता है 2.5 होता है तो ब्रोमीन का भी पता चल जाता है क्योंकि बीच में आ रहा है ना तो 2.8 है ना। और इसी तरीके से सल्फर इसके नीचे आ रहा है 2.5 पता चल जाता है, फॉस्फोरस का यहाँ पे 2.1 पता चल जाता है, सोडियम का तो बस मुझे याद था 0.9 इसलिए लिख दिया है मैंने, इधर से नहीं पता चलेगा आपको। वो 0.9 वो 1 के जस्ट नीचे आता है, लिथियम का 1.0 है तो जस्ट लेसर है 0.9 पे, राइट। तो ये जो टेबल है ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाली सारी वैल्यू इजी टू रिमेम्बर है, याद रखोगे तो आगे के ऑर्डर्स में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, इट वुड बी वेरी इजी, है ना। नाउ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, इरेगुलरिटीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पीरियोडिसिटी हो गया, नंबर्स हो गए, कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। नाउ इरेगुलरिटीज, सो इरेगुलरिटी में नोबल गैसेस, एक्स नोबल गैसेस इज वेरी लो, हाँ तो वो तो कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे ना, लिखा ही हुआ है नीचे, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नोबल गैसेस इज 0 तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत हाई एनर्जी दे करके फॉर्मेशन करके फोर्सफुली तो मैं कैलकुलेशन तो कर ही सकता हूँ,
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना तो नेग्लिजिबल आएगा ना। बट ऐसा थोड़ी है कि इम्पॉसिबल है, कंबाइंड स्टेट में बिल्कुल उनको एग्जिस्ट करवाया ही नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है ना, राइट। सो इट इज ओनली वेरी लो, इट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, तो वही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसी की स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ सेकंड में वो लिखा हुआ है ना, व्हेनेवर दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन दोज प्रोसेसेस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वेरी हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, फोर्सफुल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तब जाकर के कैलकुलेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो इसलिए बहुत जो भी कैलकुलेट होगा वो बहुत लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम सुना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो निकाल लेता है, कैटायंस बनाने के काम में आते हैं ना, KMnO4 वगैरह, तो या तो वो लेना पड़ेगा या फिर बहुत हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, फोर्सफुल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत लो आएगी। नेक्स्ट, ये क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कंपैरिजन किया हुआ है मैंने। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लेफ्ट साइड और राइट साइड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, क्योंकि ये बड़े सिमिलर से लगते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है वो दिया हुआ है। पहला, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है यूनिट्स इन जूल या एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जस्ट अ रिलेटिव वैल्यू, कोई यूनिट नहीं होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ही नहीं है, कोई एनर्जी है ही नहीं। फिर इसमें आइसोलेटेड एटम होता है, इसमें कंबाइंड स्टेट में होना ज़रूरी है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन एडिशन बाहर से हम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये। ठीक है, एक मिनट में लिख रही हूँ। हाँ लिख लो। अगर लिख रहे हो तो एक और काम की चीज लिख लेना, इस टेबल में मैंने नहीं दी हुई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ कंप्लीट प्रोसेस बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज जस्ट अ टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एडिशन होता है, एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई भी ऐसी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन की किसकी साइड में ज्यादा जाएगा। तो वो एक लेफ्ट साइड इज अ कंप्लीट प्रोसेस एंड राइट साइड इज जस्ट अ टेंडेंसी, नथिंग एल्स। कोई इसमें प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा राइट साइड में। तो जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तब तक प्रोसेस कंप्लीट थोड़ी हुआ, राइट? हाँ, आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़े। हाँ, ये तो वही वाली। अच्छा, ये मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम तो पता ही है फ्लोरीन की है, मिनिमम किसकी है? सीजियम की है, फ्रेंशियम की नहीं है, रेडियो एक्टिव है ये तो, इस कंबाइंड स्टेट में मिलेगा ही नहीं तो इसकी नहीं हो सकती ना। इसलिए फ्रेंशियम के ऊपर वाला बॉटम मोस्ट तो फ्रेंशियम था, बट सीजियम है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑफ सीजियम बिकॉज फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव। ओके, कंबाइंड स्टेट नहीं आएगी उसकी। इसके बाद सीजियम, फ्रेंशियम, Na2 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, सोडियम एंड सोडियम फोर्सफुल रिएक्शन करवा के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। हाँ ठीक है, ये तो वही है कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो तो बहुत सारे तरीके हैं, कर सकते हो। फोर्सफुल रिएक्शन से भी कर सकते हो, इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे, सोडियम क्लोराइड से ही हो जाएगा, नेचुरल वे में ही हो जाएगा NaCl से। अच्छा, ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये एक DPP में आगे आएगा, वहां पे पूछा हुआ है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं, ये तो उसका आंसर है। हाँ, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज क्लियरली डिफाइंड एज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना। सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज नॉट गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग सिर्फ इतना है दैट इट इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन।
उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी, बट उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होने की कोई गारंटी नहीं है जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ओके। बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज क्लियरली डिफाइंड बाय इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड नॉट बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन का होता है, एफ का, सीएल का नहीं होता है। बात समझ में आई? नीचे देखो रेड कलर से लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीएल की होती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिफाइन करते हैं तब तो सीएल का मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्लियर? क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फंडामेंटली डिफाइंड ही इसी तरीके से है कि भाई अभी नॉन मेटल यहाँ पे आइसोलेटेड स्टेट में बैठा हुआ है, अब कंबाइंड स्टेट में जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कौन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन is not non-metallic character, that is a reaction. समझ में आई बात? Right? So non-metallic character is tendency to gain electron. It is not the process of gaining electron. Process of gaining electron is electron affinity and it has nothing to do with non-metallic character. Okay. Clear? Oh. Clear. आगे बढ़ते हैं। Maximum electron affinity is the absolute complete process. Electron negativity is tendency. Process नहीं होता है इसमें, कोई नीचे क्रॉस लगाया गया है, वो क्रॉस पूरा नहीं लगा है, पूरा लगा देते हैं, देखो पूरा लग गया। हाँ, नेक्स्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये तो वापस से वही आ गया आगे। हाँ सेकंड है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला। सेकंड एप्लीकेशन इज नाउ नेचर ऑफ बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का सीधा कैलकुलेशन कर देता है ये। हेनी स्मिथ इक्वेशन होती है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगी हेनी स्मिथ इक्वेशन। दो एप्लीकेशन और थे, दोनों मैंने साथ में लिख दिए, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। और थर्ड एप्लीकेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स पता है ना क्या होता है? हेटेरोन्यूक्लियर। हाँ, तो अब ये जो दो एप्लीकेशन है इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ, सेकंड वाला जो एप्लीकेशन था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ बॉन्ड की बात की गई है। डेल्टा एन वर्सेस नेचर ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, ये कर दिया हमने। कंपैरिजन टेबल है, सो अलग अलग बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो होता है तब तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता ही है, A2, राइट? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 सेकेंड पे बाद में आता हूं मैं। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 और 2.1, अब ये 1.7 और 2.1 ये दो कहाँ से आ गए? ये यहाँ से आ गए बेसिकली कि एक तो पॉलिंग स्केल होता है और एक हेनी स्मिथ इक्वेशन होती है। पॉलिंग स्केल पे अभी पूरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज की मैंने कैलकुलेशन बताई आपको, राइट? और अभी एक हेनी स्मिथ इक्वेशन इसके नीचे आने वाली है पूरी कैलकुलेशन वाली, तो वो 1.7 और 2.1। एक काम करो, इसके आगे वाली स्लाइड पहले ले लेते हैं, नहीं तो ये टेबल समझ में नहीं आएगी आपको। कैलकुलेशन पहले मैं बता देता हूँ, देन ओनली इट वुड बी इजियर। हाँ ठीक है, यहाँ से ज़्यादा इजियर रहेगा। वो ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला गया, बट यू रिमेम्बर ना, ये डेल्टा ई एन है और ये टाइप ऑफ बॉन्ड है। डेल्टा ई एन 0 प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? अभी पॉलिंग कहता है कि 1.7 जब डेल्टा ई एन होगा ना तब 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा। हेनी स्मिथ कहता है कि जब 2.1 होगा ना डेल्टा ई एन तब 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट होगा। दोनों अलग अलग स्केल्स हैं बेसिकली, और दोनों वाइडली यूज होते हैं। अच्छा, क्लियर हुआ, राइट? तो वो कोई भी क्वेश्चन आपसे करेगा वो बताएगा। अगर कुछ नहीं बताता है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की अगर बात हो रही है तो हेनी स्मिथ यूज कर लो, और अगर इन जनरल बात हो रही है तो पॉलिंग यूज कर लो। क्लियर? तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग 1.7 पे 50-50 की सिचुएशन आती है, 50% आयनिक 50% कवर। सी ये तो क्लियर ही है कि डेल्टा ई एन जैसे जैसे बढ़ेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, पोलैरिटी बढ़ती जाएगी ना, राइट?
ओके, तो अब जो इनका ब्रेक पॉइंट था कि इक्वल कहाँ पे होंगे, तो पॉलिंग कहता है 1.7 पे होंगे, हैनी स्मिथ कहता है 2.1 पे होंगे। इसलिए वो दोनों मैंने और लगा के एक साथ लिख दिए थे कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा स्केल यूज कर रहे हो। ठीक है, अब 1.7 और 2.1 पे 50-50, इससे लेसर पे पोलर कोवेलेंट और इससे हायर पे मोर आयनिक लेसर कोवेलेंट। क्लियर हुआ ना, राइट? ये बीच वाला ब्रेक पॉइंट है अपना, तो इससे लेसर पे पोलर कोवेलेंट होगा और इससे हायर पे मोर आयनिक एंड लेसर कोवेलेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया अभी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हैनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, अगर ए बी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका कैलकुलेट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, डेल्टा मतलब डेल्टा ई एन यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? अब ये जो हैनी स्मिथ इक्वेशन है ना, इसके अंदर आप डेल्टा की वैल्यू अगर 2.1 रख दोगे ना, तो ये 50 आ जाएगा, और वाइस वर्सा, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे 50 रख दो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को, डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2.1। दैट इज हाउ हैनी स्मिथ सेज कि भाई 2.1 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो 50-50% होंगे, 50% आयनिक 50% कोवेलेंट, एंड पॉलिंग जस्ट गिव द स्टेटमेंट डायरेक्टली कि नहीं 1.7 पे होंगे। क्लियर? सो बाय दिस इक्वेशन आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, अभी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ ही जाएगा, वैसे NaCl नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एक्चुअली इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट का। लेट मी सी, आगे वाली स्लाइड में होगा शायद डेफिनेटली, अदरवाइज आई विल टेल इट टू यू। ये क्या कहानी है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ, तो ये तो मैंने वही बताया हुआ है, पोलर कोवेलेंट क्या होता है, और राइट, ठीक है, ये तो क्लियर ही होगा। इसके बाद सोडियम क्लोराइड कहाँ गया हमारा, हाँ है, एक मिनट, सोडियम क्लोराइड बीच में आया ही नहीं, ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर चला गया, रुको रुको रुको, सेकंड वाली स्लाइड भी उसी की थी, तो थर्ड एप्लीकेशन पे चला गया, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इन दोनों के इस कॉन्फ्लिक्ट का, सोडियम क्लोराइड। राइट, सोडियम क्लोराइड क्या है तुम्हारे हिसाब से, आयनिक है कि पोलर कोवेलेंट है कि प्योर कोवेलेंट है? हाँ, आयनिक है ना। अच्छा देखो, अब एक मजेदार चीज, मैजिक देखो। अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, याद है मैंने सोडियम का वहां पे 0.9 लिखा था, वो इसी एग्जांपल के लिए लिखा था, बड़ा मजेदार एग्जांपल है। Cl का तो पता ही है 3.0 होती है, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों सेम उस पे होता है ना, ठीक है। ओके, सो Cl इज 3.0, सोडियम इज 0.9, डेल्टा En कितना आया? 2.1, राइट, है ना। सो बेसिकली द मैजिक इज कि व्हाट यू आंसर्ड वाज इन जनरल, जो हम यूज भी करते हैं पॉलिंग के हिसाब से, ये आयनिक है, बिकॉज डेल्टा En इज ग्रेटर देन 1.7। 2.1 आया ना, राइट। बट इफ द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स एज पर हैनी स्मिथ, तो फिर ये आयनिक थोड़ी है, ये 50-50 है, राइट। सो द सोडियम क्लोराइड इज 50% आयनिक एंड 50% कोवेलेंट एज पर हैनी स्मिथ। In general, we say it ionic because in general we follow Pauling unless any reference is mentioned. Clear? Okay. Next one, next slide. अपना थर्ड वाला एप्लीकेशन अभी एक्सप्लेन होना स्टार्ट हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली, जो थर्ड वाला था ना इसका एप्लीकेशन। हाँ, तो उसके लिए अब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि बेसिकली अब जैसे ये A2 बनाया और ये AB बनाया, तो AB इज पोलर कोवेलेंट, ओवरलैपिंग तो दोनों में ही है, बट AB में इस साइड में चला गया ना, XB इज ग्रेटर देन XA की वजह से, राइट। तो ये जो AB है ये पोलर कोवेलेंट की साइड में जाना स्टार्ट हो गया, सही है, राइट। अच्छा, अब पोलर कोवेलेंट में ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। नो, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अब अगर हमें बात करनी है यहाँ पे,
सो देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, देखो यहाँ पे लिखा है फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स ओनली, जैसे ये ध्यान रखना दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है ये, ओनली फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। डेल्टा एन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसका एग्जांपल दिया हुआ है HF, HCl, HBr, HI, इनका मैंने डेल्टा एन कैलकुलेट किया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता है ना, हाइड्रोजन की 2.1 होती है और FCl BRI की तो पता ही है 4, फिर 3, फिर 2.8, फिर 2.5। रिमेम्बर अपने उस वाले स्क्रीनशॉट में था ना, फ्लोरीन तो मैक्सिमम था 4 पे था, राइट। फिर कार्बन सल्फर आयोडीन की 2.5 थी तो ये 2.5 है, फिर ब्रोमीन बीच में फंस गया था तो ये 2.8 था, नाइट्रोजन और Cl की 3.0 थी, राइट। और हाइड्रोजन का तो पता ही है 2.1 होती है, फास्फोरस हाइड्रोजन दोनों की, क्लियर। तो उससे मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैलकुलेट की इनकी, कि जैसे HF है इसका कितना होगा 4 माइनस 2.1, राइट, कितना आया 1.9 आया, ऐसे 3 माइनस 2.1 तो ये 0 है, ये 0.9 आया, फिर 2.8 माइनस 2.1 0.7 और 2.5 माइनस 2.1 0.4। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन, राइट। सो एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और किसी के लिए भी एप्लीकेबल ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे एक बार मुझे दोबारा रिमाइंड करवा देना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है बट वो काफ़ी डीप कॉम्प्लिकेटेड है, वो आज एक ही लेक्चर में वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। आप मुझे याद दिलाओगे तो मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करती हैं वो बता दूंगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है ना। हाँ तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, डेल्टा एन बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्लियर। और नेक्स्ट टर्न पे याद दिलाना, यही जो दोनों स्लाइड्स है ना यही वापस से बेसिकली रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए, वो मुझे यहाँ से याद आया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक्सप्लेन की है बट मैं आज नहीं करूंगा, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक ही दिन में। ये जो पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है ना, पोलर कोवेलेंट में ओवरलैपिंग ग्रेटर देन 50% और आयनिक में ओवरलैपिंग लेस देन 50%, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, बट मुझे नेक्स्ट टर्न पे याद दिलाना, मतलब पीरियोडिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा बॉन्डिंग से रिलेटेड है ये, हाँ ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आई थिंक खत्म हो गया। 87 नंबर स्लाइड को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये तो सोडियम क्लोराइड तो बता चुका हूँ मैं, लास्ट में आया अभी, राइट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हम आ जाते हैं डीपीपी पे, ये रही हमारी डीपीपी, राइट। तो डीपीपी में एक काम करो, मैं तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 10 नहीं थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 पे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 28 तो फिर भी आसान है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। 28 और 29 ये दोनों जरा अटेम्प्ट करो एक बार, आई विल गिव यू 15 मिनट्स, ठीक है। ओके स्काइप कॉल जाओ तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। 8 हुआ है ना, 8:10, सो 8:25 पे कनेक्ट करते हैं, अच्छा ओके ठीक है। आप आराम से कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर लो क्योंकि 29 से ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। हाँ तो बताओ 28 का क्या है, F नेगेटिव एंड Na प्लस, इसका वेरी लेस होगा आंसर, मतलब दोनों का वेरी लेस होगा बिकॉज़ दोनों स्टेबल हो जाएंगे ना। सही है, बिल्कुल सही, वेरी लेस होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो नो स्पेस, इसको तोड़ लो, मेटल फर्स्ट, हाँ तो ये वेरी लेस है तो बी भी वेरी लेस ही है, ये भी वेरी लेस है, इसलिए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी, हाँ ऑलमोस्ट जीरो होगी, ठीक है। तो ए बी एंड डी इनका तो आंसर आएगा वेरी लेस, और सी तो ठीक है मैक्सिमम ही है पीरियोडिक टेबल में, तो कोई इशू ही नहीं है। अभी 29 कैसे होगा? हाँ 29 में मैंने Na को सबसे ज्यादा मार्क किया है। नहीं, मेथड ऑफ सॉल्विंग, मैंने तो मतलब कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिए सबके, कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिए सबके, ओके।
मतलब कॉन्फ़िगरेशन नहीं, देन मतलब जो ये मैंने मतलब जैसे जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उनको लिख दिया पहले, जैसे LI का 1s2, B प्लस का 1s2 2s2, फिर A प्लस का 2p3, ऐसे ये वाले स्टेबल वाले हैं उनको लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। एक मिनट उसको ले लेते हैं। सी आपके पास में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है फ्रॉम हीलियम टू सोडियम। इसका पूरा मैं आपको मेथड बता देता हूँ। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड देन सोडियम, राइट। हाँ। आप सबसे पहले तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी यू विल गो फॉर रिएक्टेंट्स, राइट। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम प्लस। सिमिलरली Li प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस इन सब के कैटायंस पहले तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इनसे करना है। हाँ। ठीक है। अब व्हेन आई एम सेइंग कि मुझे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इनसे करना है तो देन इवेंचुअली इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन He प्लस कहाँ आएगा, हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, राइट। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से जमा दिया मैंने, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के जो भी फैक्टर्स होंगे वो हमें क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब अगर मैं ये जो थर्ड वाली लाइन है, इफ आई स्टार्ट सीइंग दिस, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है, हीलियम की होती है। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के इंटरसेक्शन पे है, हीलियम की होगी। हाँ। लेफ्ट टू राइट और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी तो वैसे भी हीलियम की होगी, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के इंटरसेक्शन पे आता है ना, हाँ। राइट। तो नंबर 1 पे तो आ गया हीलियम। हीलियम के बाद में नेक्स्ट किसकी होगी, हीलियम के बाद एनी। हाँ, हीलियम के बाद नियॉन आएगा, बिल्कुल सही है। एक मिनट यहाँ पे, अच्छा हीलियम, हाँ, फिर नियॉन, नहीं अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू यही है, नियॉन और हाइड्रोजन, वही चेक कर रहा था मैं अभी। नियॉन और हाइड्रोजन में से कोई भी हो सकता है। अच्छा। क्रॉस इंटरसेक्शन हो गया ना बेसिकली, एक टॉप टू बॉटम में ऊपर है और एक लेफ्ट टू राइट में मैक्सिमम है, राइट। तो इसको यहाँ ब्रैकेट में छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसका आएगा, इसके बाद तो सीधा है फ्लोरीन आएगा, देन फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का, हाँ, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। हाँ, इसके बाद ऑक्सीजन, फिर अब कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कार्बन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, राइट। कार्बन देन बेरिलियम, देन फिर बी आएगा, बोरॉन, राइट, बोरोन, देन फिर उसके बाद लिथियम, फिर लिथियम। हाँ। अब नाउ ये तो जम गया, तो बेसिकली अब ये जो हीलियम, अब अगर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर चाहिए तो आप इनको इंटरचेंज कर दो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, इफ यू वांट द एग्जैक्ट ऑर्डर, अप्रोक्सीमेट ऑर्डर यू कैन से। तो यहाँ पे मैं Li प्लस कर लेता हूँ, हीलियम Li प्लस वाली पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था ना, राइट। इसी तरीके से नियॉन कहाँ था, Na प्लस, और जो हाइड्रोजन था ये He प्लस के पास में था, हीलियम प्लस,
फिर इसके बाद में फ्लोरीन वॉज Ne+, फिर नाइट्रोजन वॉज O+, फिर ऑक्सीजन वॉज F+, फिर कार्बन वॉज N+, then beryllium was B+, then boron was C+, and then lithium was B+. This will be the your final answer and approx order है ये भी, क्योंकि एग्जैक्ट ऑर्डर तो इस क्वेश्चन में बता ही नहीं सकते। उसका रीजन ये है कि जब कैटायंस बन गए ना, आप इसके अंदर ये एज्यूम कर रहे हो कि RHE और RLI प्लस, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, योर एजम्पशन अंडर दिस इज कि बेसिकली आपका जो, जैसे मान लो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी I1 मान लो और इसको I2 मान लो, जस्ट एज्यूम, राइट, और इसको नियॉन प्लस को I3 मान लो और इसको I4 मान लो। सो बेसिकली यू आर अज्यूमिंग कि I1 I2 का जो डिफरेंस है, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूँ Δ1, और I4 I3 का जो डिफरेंस है इसको मैं नाम दे देता हूँ Δ2। यू आर अज्यूमिंग दैट Δ1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Δ2, विच मे बी ट्रू 99%, बट 1% दिस मे नॉट बी ट्रू, क्योंकि वो कैटायंस बन जाते हैं तो वो डिफरेंशियल ऑर्डर उसी तरह का रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने रिप्लेसमेंट्स किए हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, तो आपने एजम्पशन ये लिया है कि N और F के बीच का जो डिफरेंस रहा होगा वही इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस है। 99% ट्रू है, 1% कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कैटायन बन गए ना तो दैट इफेक्टिव में बहुत ड्रेस्टिकली चेंज भी होगा, राइट। तो अप्रॉक्स ऑर्डर आएगा, केवल अप्रॉक्स ऑर्डर का आंसर ये होगा, और उसमें भी He+ और Na+ को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल ब्रैकेट में ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर, और इस तरीके से इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो पीरियोडिक पोजीशंस में। क्लियर? हाँ, 30th आप सॉल्व करना, 31st भी आप सॉल्व करना, 32nd भी ट्राई करना। 32nd थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है नहीं हो इतनी आसानी से। 33rd भी थोड़ा डिफिकल्ट है। 34th भी गैसेस स्टेट पढ़ चुके हो ना? नहीं, मतलब वो वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक था। नहीं, ये तो NTP STP वगैरह आता है। हाँ, ठीक है, ट्राई करना 34th, अगर वो वीक है तो फिर ये शायद नहीं होगा। 32, 33, 34 थोड़े डिफिकल्ट होंगे। इसके बाद 35 तो अभी करना ही नहीं है, 35 तो GIC से रिलेटेड है, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। 35 यू नीड नॉट टू डू। 36 आप कर लेना, 37 कर लेना, 38 और 39 अभी अटेम्प्ट करो। 38 मैच लिस्ट है और 39 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 38, 39 करो, अभी सॉल्व करो। ठीक। अगेन वापस 10 मिनट्स बाद कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, चलेगा। आप अटेम्प्ट करो। हाँ देखो, पहले मैच लिस्ट सॉल्व करते हैं। डिफिकल्ट है सारे क्वेश्चन, उसमें भी वो 32, 33, 34, 35 ये पता नहीं, शायद नहीं होंगे तो फिर छोड़ देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम पे। वो चारों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना एक बार अटेम्प्ट करने का उनको। हाँ, अभी मैच लिस्ट में TL फिर Z इज इक्वल टू 70, फिर निकेल, फिर ऑर्गन फॉरेस्ट 2, फिर मेटेलाइट, फिर नॉन मेटल। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तो। ओके, सो काफ़ी डिफिकल्ट टाइप है। सो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो एक तो इसने बोला है TL, तो सर्कल मार्क कर देते हैं, ये है हमारा TL। फिर इसने बोला है निकेल आता है 3D सीरीज में, सो इट विल स्टार्ट समवेयर हियर।
स्कैंडियम, और आगे आते आते यहाँ कहीं निकल मिलेगा मुझे, सो Ni, एंड देन दिस इज D8, सो ये 3D8 है, और ये है, और वो डी ब्लॉक में भी आता है ना? हाँ निकल तो डी ब्लॉक में ही आएगा ना। हाँ तो वो भी ऑप्शन में है। हाँ रुको ना, पहले पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पोजीशन जमानी पड़ेगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। सो बोरोन इज NS2NP1, सो 2 3 4 5, हाँ एक मिनट, बोरोन इज 2s2 2p1 ना, सो 2 3 4 5 6, ये n इज इक्वल टू 6 है, 6s2 6p1 है ये, राइट। इसके बाद ऑर्गन 4s2, ऑर्गन 4s2, यहाँ कहीं हीलियम, हीलियम नहीं सॉरी, यहाँ पे नियॉन आता है, और यहाँ पे आता है फिर ऑर्गन। नाउ इफ इट इज टेलिंग मी ऑर्गन 4s2, तो मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है। सो इसके पहले, स्कैंडियम के पहले आएगा कैल्शियम, कैल्शियम इज ऑर्गन 4s2 ना, ऑर्गन कंप्लीट हुआ और उसके बाद में 4s2 कैल्शियम, सही है। दिस इज Ar4s2 कॉन्फ़िगरेशन, ये समझ में आया? हाँ। ओके, ऑर्गन 4s2 मिला हमें। फिर है मेटेलॉइड, ओके, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो पूरा ही बनवाएगा। तो पूरा बनाना ही पड़ेगा मुझे इसको यहाँ पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। अभी मेटेलॉइड, मेटेलॉइड के लिए ये ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये वाला ब्रिज पता है? नहीं। ये जो मैंने मतलब मेटेलॉइड वाले, हाँ हाँ उसके ऊपर, तो ये मेटेलॉइड के लिए बनाया मैंने। फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल तो इसके इस साइड में मिल जाएंगे। चलो ये तो लेफ्ट साइड देख ली, अब राइट साइड देखते हैं। एक तो है एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो 1 कैन ऑफ कोर्स, डी आ जाता है, हाँ 1 तो डी से मैच हो गया बेसिकली, सो 1 मैचेस विद डी। यहाँ पे लिखते जाते हैं जो जो कंक्लूड होते जा रहे हैं। एलिमेंट इन द 5th पीरियड एंड ग्रुप 15 5th ए, 5th ए तो 3rd ए 4th ए 5th ए, ये 5th ए है नाइट्रोजन वाला। और एलिमेंट इन 5th पीरियड तो 2 3 4 एंड 5। सो ये जो 2 है ये ध्यान रखना, दिस इज टेलिंग SB एंटीमनी है ये, है ना, क्योंकि ये मेटलॉइड में जा सकता है। हाँ? ये एंटीमनी है तो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन गो टू मेटलॉइड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इधर मेटलॉइड और नॉन मेटल्स में जा सकता है ना ये, है ना। तो यहाँ पे लिख करके रखते हैं 2 को, अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, आगे देखते हैं। Largest atomic radius of all the atoms, largest atomic radius of all the atoms, ये तो TL, largest atomic radius again of all the elements, नहीं वो तो फ्रेंशियम होता है, क्योंकि largest atomic radius तो फ्रेंशियम की होती है ना। हाँ तो ठीक है ना, मैच ही नहीं करेगा वो, उसने इसीलिए एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ना, किसी के साथ मैच नहीं करेगा बिकॉज 3 तो फ्रेंशियम है, तो ये तो किसी के भी साथ मैच नहीं करेगा, तो इधर क्रॉस लगा देता है। फिर है एन एलिमेंट इन द 4th पीरियड एंड ग्रुप 6th है, तो 6th है इसके पास वाला है ये।
और फोर्थ पीरियड तो 2 Fe. 3 4, हाँ सेलिनियम। सो ये Non-metal. है सेलिनियम, हाँ मोस्टली ये वाला नॉन मेटल में चला जाना चाहिए। तो इसके बाद फिफ्थ 3D8, ये तो निकल है, ये तो मैच हो ही गया है ना। हाँ तो 3D8, निकल। हाँ सो C इज, एक मिनट, C इज, रुको अभी वेट, 5 को यहाँ लिख देते हैं, इसने बोला है 3D8। हाँ। एक मिनट रुको, अभी जो 3D8 है अभी मैं बताता हूँ, इसके ऊपर एक एस्टेरिक मार्क कर देता हूँ मैं, आई टेल यू व्हाई। पहले आगे के पहले समझ लेते हैं, फिर मैच करना शुरू करेंगे। सिक्स्थ इज 1p इलेक्ट्रॉन इन द शेल ऑफ हाईएस्ट 10, ये तो डेफिनेटली थैलियम है ना। 1p इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल p इलेक्ट्रॉन और हाईएस्ट 10 तो Tl के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता ना, राइट। तो जो सिक्स्थ है वो तो आपका Tl से मैच कर गया। Tl कहाँ पे था हमारा, A में था, राइट, दिस इज A। तो आपका ये भी रिजॉल्व हो गया। इसके बाद सेवंथ इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, निकल में जा रहा है। हाँ वेट, सेवंथ इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बस, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एट्थ इज व्हाट, F block element. एट्थ इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, ओके। तो वो B is equal to 70 हो जाएगा। एक मिनट, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये क्लियर है हमारा और ये क्लियर है, ये दो तो खत्म हो चुके हैं, हाँ। ठीक बात है। तो A गया और D गया, सही है, राइट। अच्छा, अब हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स हमने ड्रॉ किए थे। B was Z is equal to 70, अच्छा B Z is equal to 70 तो F ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी गया B, राइट। B. हाँ तो ये वाला भी गया, A हो गया, B हो गया और D हो गया। सो रिमेनिंग इज C, E एंड F। C, E और F बचे हुए हैं अभी हमारे पास में, राइट। अच्छा, क्रॉस भी करते जाते हैं जो चले गए। आपका कौन सा चला गया है, Tl इज गॉन, देन योर एफ ब्लॉक एलिमेंट B, ये ऑलरेडी खैर ड्रॉ ही नहीं किया था, ये तो मैंने यहाँ पे क्योंकि था ही नहीं, एफ ब्लॉक तो नीचे कहीं आता है। और कौन सा कौन है 1D, ये कौन सा है 1D से ऑर्गन 4s2, कौन सा था ऑर्गन 4s2, कैल्शियम, दिस इज गॉन, ठीक है। अब आपके पास जो रिमेनिंग बचे हुए थे वो कौन से बचे हुए थे, C एंड F। C इज निकल, ये आपके पास अभी रिमेनिंग बचा है। देन E मेटेलॉइड और नॉन मेटल, ये एक मेटेलॉइड है और ये एक नॉन मेटल है। एंड C हमारा निकल है। अब इधर आपके पास कौन कौन से बचे हुए हैं, ये वाला तो क्रॉस कर दो क्योंकि ये आएगा ही नहीं मैच लिस्ट में, फ्रेंशियम था, राइट, ओके। अब आपके पास 1 इज ऑलरेडी गॉन, यू आर रिमेनिंग लेफ्ट विद 2 इज एंटीमनी। अच्छा 2 इज एंटीमनी, एक मिनट, हाँ पॉसिबिलिटी बताई थी मैंने, बिकॉज 2 वाज, अच्छा 2 इज द एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड एंड ग्रुप पीरियड, ठीक है। 2 इज एंटीमनी, 4 इज सेलेनियम, 5 इज 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, 7 इज डी ब्लॉक एलिमेंट। देखो आपके पास मेटेलॉइड और नॉन मेटल तो क्लियर होगा, वो तो एंटीमनी और सेलेनियम है, राइट। तो ये वाला E से मैच हो गया आपका, विच इज मेटेलॉइड, और 4 आपका नॉन मेटल से मैच हो गया, विच इज F। सो दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो डन। तो 1 2 3 4 हो गए, 8 ऑलरेडी हो चुका है, 6 भी हो चुका है, 5 और 7 दो ही बचे हैं। 5 और 7 में से C हैज टू मैच विद 7, हाँ 7 के साथ। अच्छा 3D8 के साथ मैच क्यों नहीं कर रहा है, 3D8 के साथ मैच नहीं कर रहा है वो, ये भी आपका वेस्ट जाएगा। आई टेल यू द रीजन व्हाई। निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक्चुअली निकल की कॉन्फ़िगरेशन 3D8 नहीं होती है, इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3D8। 3D8 अगर कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करते हो ना, द पॉइंट इज 3D8 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको 4s2, हाँ, so 3D8 कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑफ निकल 2+,
निकल में से जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो n इज इक्वल टू 4 बाहर है, तो पहले 4s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अच्छा हाँ राइट, तो 3d8 इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल बट इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni2+। निकल कॉन्फ़िगरेशन इज 4s2 3d8। ओके गॉट इट। ऑर्गन तो उसके पहले अंडरस्टूड है ही, ऑर्गन 4s2 3d8, बट अगर मैं केवल 3d8 लिख देता हूं तो Ni2+ हो जाता है, इसलिए मैंने 5 और 7 में से 7 को चूज किया। क्लियर हुआ? फाइन, ओके ठीक है। अभी वापस डीपीपी के ऊपर आता है। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ I1, ये कर लोगे? हाँ मैं कर लूंगी। ठीक है, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, भले ही थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि 41 और 42 41 से भी थोड़ा टिपिकल है, तो 41 कर लेते हैं अभी, 42 आप करना। देखो 41 में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, राइट। मेटालिक आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर इज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सी जैसे हमने पहले नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिया था, सो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाज टेंडेंसी to gain electrons. Similarly, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल का क्या कैरेक्टर होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कैटायन बनना चाहता है ना। हाँ। तो जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। क्लियर, राइट। इस दिस वाज द बेसिस, बाकी नीचे के तो आपको पता ही है। तो नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 39 एंड 41। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट्स बाद मिलता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 39। ओके, सो 39 इज ओके। इसमें कोई डाउट 39 में? कोई डाउट नहीं। ठीक है, दोनों वही दो। हाँ वही पीरियोडिक टेबल में अगर आप अरेंज कर लोगे तो हो जाएगा, उसको वही अरेंज करना पड़ेगा बस पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्या क्या है, स्ट्रोंशियम है, सीजियम है, तो मैंने पढ़ लिया था। हाँ, मतलब बेसिकली द आइडिया है कि आप पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लोगे ना तो हो जाएगा। एक बार फिर भी रुको, अरेंज कर, रुको एक मिनट, अरेंज कर लेते हैं। सीजियम इज हियर, फिर स्ट्रोंशियम कहाँ पे आता है? बगल वाले पीरियड में स्ट्रोंशियम यहाँ पे आएगा रुबिडियम के पास में, दिस इज स्ट्रोंशियम। फिर सल्फर, फ्लोरीन एंड आर्सेनिक, तो उसके लिए तो पहले यहाँ कहीं नाइट्रोजन आएगा, है ना। तो मैंने वही किया, मैंने स्ट्रोंटियम और सीएस का पहले लिया, फिर उसके बाद जो नॉन मेटल्स है उनको ग्रुप किया, फिर सबको साथ में ग्रुप कर दिया। आप सबसे पहले एक साथ वो बाकी बाद में कर लिया करो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पोजीशन जमा लिया करो, क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आना होगा ना। वही पहले पोजीशन ही देखी मैंने। हाँ वही, जैसे मैंने ये पोजीशन अभी जमा लो ना, बिल्कुल ऐसे ही आप पोजीशन जमा लो, तो फिर तो ये स्ट्रेट ही है ये तो। हाँ, तो ये तो सीधे सीधे ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद सीधे सीधे ऐसे जा रहा है, ये तो इंक्रीजिंग ही है, सीधा ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। क्या आयनाइजेशन एनर्जी है ना, तो सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो तो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद हो गया था सर, आराम से हो गया था। 41 हो गया था, मैंने अरेंज कर दिया था, जैसे आई को अरेंज कर दिया था। एस इज द हाईएस्ट, फिर एएस, फिर बीआई, फिर सीए, फिर बीए। ठीक है, क्लियर है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर 41 क्लियर है तो 40 ठीक है, तो 42 भी वही थोड़ा चेन लंबी है उसकी, बस उसको भी अरेंज करके करना होगा तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब एक तो ये वाली पूरी डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना। अभी 32 to 35 आप इसमें छोड़ देना। आई टेल यू द रीजन,
मैंने आपको डीपीपी नंबर, हाँ 32 to 35 इसमें अभी छोड़ दो, वो नेक्स्ट टर्न पे हम कर लेंगे। उसके बजाय ये वाली डीपीपी तो अटेम्प्ट करनी है, इसके अलावा मैंने आपको देखो डीपीपी नंबर 2 भेजा है व्हाट्सएप पे, हाँ मैं देखी है ना। हाँ डीपीपी नंबर 2 को एक बार मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर भी वो काफी लंबी डीपीपी है एक्चुअली, वो 3-4 डीपीपी क्लब की हुई है। इसमें 3 तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। एक तो जो ब्लैक कलर में, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस को ब्लू कलर मार्क कर दिया था, आपको अच्छा। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, हाँ। राइट। हाँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को मैंने रेड कलर मार्क किया हुआ है। तो रेड वाले तो बहुत हाँ। मुश्किल हैं, रेड वाले तो अगर नहीं हो रहे हो तो टाइम वेस्ट मत करना। ब्लैक वाले हो जाएंगे मोस्टली, और ब्लू वाले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें कुछ हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों डीपीपीज आपको अटेम्प्ट करनी है। रेड में टाइम वेस्ट मत करना, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है छोड़ देना। ब्लू वाले में 50-50 चांसेस है होने के, ब्लैक वाले हो जाने चाहिए मोस्टली। और ये वाली भी जो डीपीपी है, इसके आंसर्स मैं आपको मंडे को ही आफ्टरनून या शाम तक भेज दूंगा। ट्यूसडे को हमारा लेक्चर रहेगा, हाँ ठीक है ना। अभी इसके अंदर आंसर्स नहीं है ये वाली जो डीपीपी है, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस डीपीपी है। तो आंसर्स मैं मंडे इवनिंग तक भेज दूंगा आपको, तो आंसर्स वगैरह भी आप क्रॉस मैच कर लोगे, जो भी डाउट्स होंगे डिस्कस करके वी विल गो अहेड विद द जीआईसी। एंड ये 32 दो चीजें याद दिला देना नेक्स्ट लेक्चर में। एक तो क्वेश्चन नंबर 32 to 35 वो कर लेंगे। दूसरा एक वो जो मैंने आपको आज बताया था, लास्ट जो 2 स्लाइड्स थी ना, जिसके अंदर वो एनालिसिस डिस्कस करना था मुझे बॉन्डिंग से रिलेटेड, वो था ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ वाले में, है ना वो। और ये 32 to 35 ये याद दिला देना, और डीपीपी डिस्कशन करके देन वी विल गो अहेड विद द जीआईसी। ओके ठीक है, और इसके आंसर्स मेरे को बस व्हाट्सएप पे अगर रिमाइंड कर दोगे तो मैं मोस्टली मंडे शाम को, नहीं तो ट्यूसडे, मंडे शाम को एक बार रिमाइंड कर देना तो मैं ट्यूसडे को 12-12:30 तक भेज दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।